परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपम् ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। जय श्री मां। थैंक यू अद्रिजा। भैया आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैं अपनी बात शुरू करूं? जी जी भैया। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं समर्पण केंद्र जो श्री अरविंद सोसाइटी गाजियाबाद का समर्पण केंद्र है, उससे जुड़े हुए आप सभी साधक मित्रों को प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी दीदी जी ने बहुत भाव से गाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रेम में डूबकर किया गया कोई भी कार्य सुंदर होता है। यू सेइंग इन योर डीप लव, रूटेड इन योर लव फॉर द डिवाइन मदर, तो वो अपने आप खूबसूरत चीज हो जाती है। इस मंच पर सभी लोगों को प्रणाम। आदरणीय पवन भाई जी जो मेरी भी इंस्पिरेशन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन रहे हैं। 2015 में जोशीमठ में जब हमने ये छोटा सा केंद्र प्रारंभ किया, तो ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ दिस सेंटर, एंड वी कंटिन्यू टू रिसीव हिज uninterrupted collaboration and support. तो मातृ परिवार के आप सभी जनों को बहुत बहुत प्रणाम है। हिमालय में तो तब भी स्पिरिचुअलिटी की, ट्रैंक्विलिटी की बात समझ आती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आपकी जो जीवन है, आपका जिस तरह से आपके आसपास माहौल होता है, जो भाग दौड़ वाली जीवन होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी की बात सोचना बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। क्योंकि अक्सर हम अपने परिवेश की बनावट होते हैं, अक्सर हमारे आसपास जिस तरह का वातावरण रहता है वो हमको बुरी तरह शेप करता है, और कहना नहीं होगा कि वहां पर किस तरह से जो है वातावरण रहता है। तो आप सभी लोगों जिन्होंने ये सेंटर शुरू किया, और चारों बहन और डॉक्टर साहब, ऑल ऑफ यू आर डिवाइनली चूजन वॉरियर्स फॉर द मदर्स एक्शन। और जरूर ये जो जगह है, ये जो केंद्र है, अपने नाम के अनुरूप समर्पण की एक, समर्पण का कोई चेहरा होगा, समर्पण का कोई परिभाषा होगा, समर्पण किसी जगह में दिखेगा, तो मेरी दुआ है कि ये जगह उस तरह से बने। हम लोगों का आज का टॉपिक है श्री अरविंद का भारत, द इंडिया ऑफ श्री अरविंदोज ड्रीम्स, द भारत ऑफ श्री अरविंदोज ड्रीम्स। मैं जब जब इस शब्द को पढ़ता हूं, और इस पर मैंने खूब कोशिश की है बोलने की, कि श्री अरविंद का भारत, तो एक मंत्र जैसा ये हमें महसूस होता है। भारत को लेके श्री अरविंद ने जिस तरह से इस देश को देखा, जिस तरह से उन्होंने इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को टटोला, जिस तरह से उन्होंने दुनिया के लिए भारत को अभिव्यक्त किया, इंटरप्रेट किया, वो अपने आप में अद्वितीय है, लाजवाब है। वो द आइडिया ऑफ इंडिया या भारत बोध की चर्चा 1905, 6, 7, 8, 10 के उस समय में कर रहे हैं, जब देश
आजाद होगा, इसकी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। हमारे तत्कालीन राजनीतिक नुमाइंदे जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पूर्ण स्वराज की बात इसमें निकाल पाई, यानी उससे पहले पूरा का पूरा कुहासा जैसे था। और श्री अरविंद जैसे उनकी जो त्रिकालदर्शिता थी, उस दृष्टि से वो राइट फ्रॉम द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, उस जमाने से लेकर के और कर्मयोगी, धर्म और वंदे मातरम, उसके पृष्ठों में लगातार भारत क्या है, भारत कैसे भारत बनेगा, भारत की स्पिरिचुअल डेस्टिनी क्या है, इस सब को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पूरा भरोसा हो कि भारत को क्या होना है। एक ऐसे समय में जब बंगाल विभाजित किया जा रहा था, जब पूरे देश में एक गहरी खामोशी और एक गहरी लेथर्जी थी, एक तरह से श्री अरविंद के भारत को समझने के लिए, श्री अरविंद के भारत बोध को समझने के लिए दो वॉल्यूम 6-7 वॉल्यूम 6 and 7 ऑफ कंप्लीट वर्क्स, यानी वंदे मातरम, 8वां वॉल्यूम कर्मयोगी, 20वां वॉल्यूम द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर, उनकी उत्तरपाड़ा भाषण, भाई और पत्नी के नाम उनके पत्र पर्याप्त हैं ये समझाने के लिए। और यकीनन भवानी मंदिर, वो जो विप्लवी दस्तावेज है, जो रेवोल्यूशनरी पॉम्पलेट श्री अरविंद ने लिखा, वो भारत बोध को पूरा उनका एक्सप्लेन करता है। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के समय से ही हम देखते हैं कि श्री अरविंद बहुत क्लियर हैं भारत को लेके। उन्होंने पहला चिंतन जो किया वो इस बात पर किया कि भारत की ये दशा क्यों है। Despite having the light and legacy unparalleled in the world, why India is shackled in the torpor, in the suppression of subjugation or slavery? आप देखेंगे ऐसा चिंतन कोई नहीं कर रहा है उस समय में। एक 7 साल पहले, यानी 1885 में श्री अरविंद के भारत आने से 6-7 साल पहले एक कोजी क्लब बना दिया गया है साहबों का, बंबई के साहबों का, उसमें कुछ कलकत्ता के साहब हैं, और वो प्रेयर पिटी पेटिशन उनका मंत्र है, वो प्यार से बात रखते हैं, कभी डांट खा के कभी छोटा मोटा डोल लेकर के वापस आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। पहला चिंतन Sri Aurobindo's reflection on India's destiny, Sri Aurobindo's reflection on India begins from new lamps for the old. The very name is suggestive, symbolic. पुरानों के लिए नए दीप, पुरानी सोच के लिए नया प्रकाश, पुरानी दृष्टि के लिए नया प्रकाश, पुरानी जीवन पद्धति के लिए नया प्रकाश, पुराने भारत की सोच के साथ सोच वालों के लिए नए भारत का प्रकाश। और बहुत मशहूर लाइनें वो उनकी, जो सेकंड उन्होंने किस्त लिखी अपने मराठी दोस्त के.जी. देशपांडे के आंग्ल मराठी अखबार में इंदु प्रकाश में, जो सेकंड किस्त है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा श्री अरविंद की। और श्री अरविंद की ये दृष्टि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो अक्सर हम लोग बिटरनेस से भर जाते हैं जो हमारा कॉलोनियल मास्टर है उसके प्रति। अंग्रेज खराब है, अंग्रेज खराब है, फ्रांसीसी खराब थे, मुगल खराब थे, अक्सर हम इससे भर जाते हैं। आज भी आप राष्ट्रीय विमर्श में अक्सर इन चीजों को देखते हैं। केवल परदोष दर्शन, केवल दूसरे में बुराई खोजना, केवल जो मल्लेच्छ है, जो अटैकर है, उसमें बुराई खोजना, लेकिन ये नहीं देखना कि वास्तव में हमारे भीतर क्या बुराई थी कि इस तरह से ताकतें आई बाहर से और हमको गुलाम बनाती चली गई। तो उन्होंने साफ साफ कहा, हमारा असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी ही आंतरिक कमजोरी है, हमारी ही भावुकता है, हमारी ही पाखंड है, हमारी क्राइंग वीकनेसेस में, हमारा ही हिपोक्रेसी है। ये है असली इलाज चीजों का, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जेन्युइन सेल्फ रिफ्लेक्शन। बाहर वाले ने क्या किया, उसने जो बाहर जो हमारे भीतर कमजोरी थी मौजूद, उसी का लाभ लेकर के उसने साम्राज्य खड़ा किया। और इसी को जब हम दुर्गा स्तोत्र की बात करेंगे, हम देखेंगे कि श्री अरविंद बहुत साइलेंटली इसी खोए हुए पौरुष को
रीअवेकनिंग कर रहे हैं। स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से भारत म्रियमाण हो रहा है मां। हमें महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर, ऐसा कर कि जिससे हम और अल्पाभीष्ट सुनिश्चेष्ट अलस और भयभीत न हो। ये प्रेयर की जा रही है भवानी से, दुर्गा से, क्योंकि इन अंतस्थ रिपुओं ने, इन इनहेरेंट एनिमीज ने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो 21 साल के श्री अरविंद ICS पास, बड़ौदा रियासत की सर्विस में, उनको साफ साफ दिख रहा था कि भारत अगर पतित पराधीन हुआ, वो एक जगह कहते भी हैं, वो मैनी इंटेलिजेंस उनका एक आर्टिकल है वंदे मातरम में ही, और उसमें वो कहते हैं वन डे ऑफ स्लेवरी रॉब्स ए मैन हाफ हिज मैनहुड। गुलामी का एक दिन पुरुष से उसका आधा पौरुष छीन लेता है। आप कल्पना करिए, जो देश 1000 साल गुलाम रहा हो, उसका कितना पौरुष बचा होगा। इसलिए कई बार और मेनी टाइम्स जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं, कर्मयोगी पढ़ते हैं, जब श्री अरविंद के भाषण आप पढ़ते हैं, तो बहुत साइलेंटली वो एक काम जो कर रहे हैं वो ये है, भारत के पौरुष का पुनर्जागरण। भारत के मानस में, हमारे मन में बहुत गहरे ये बैठ गया था कि हम रूल करने के लायक नहीं हैं। हमारे मन में बहुत गहरे ये बैठ गया था कि हमारे ऊपर जब तक कोई विदेशी ताकत नहीं होगी, हम एक नहीं रह सकते। हमारे मानस में, हमारी साइकी में ये घुस गया था कि हम लायक नहीं हैं सेल्फ रूल के। इसीलिए इतनी सारी ओपन प्लानिंग के बाद भी आप देखते हैं 1906 से 10 तक श्री अरविंद लगातार वंदे मातरम कर्मयोगिन में हम सभी जानते हैं, he was the first to give an open call for complete स्वराज। अप्रैल 1907 में भारत में अक्सर लोग लोकमान्य तिलक की उक्ति का चर्चा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तिलक ने इस बात को अप्रैल 1916 में बोला है कर्नाटक में। 8-9 साल पहले श्री अरविंद बार बार दहाड़ लगा रहे हैं, ओपन लेटर टू माय कंट्रीमैन में भी, जो कर्मयोगी में है, और उससे पहले जब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दिया, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया, तो वंदे मातरम के पृष्ठ में बार बार वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है ये हमारे गुलामी, हमारे मैनहुड के अनुकूल ही नहीं है। इट इज नॉट फिट फॉर आवर मैनहुड कि हम पर कोई विदेशी जाति आकर के रूल करे। आप वंदे मातरम के उन पृष्ठों को देखिए, रिपीटेडली श्री अरविंद ओपन कॉल फॉर स्वराज की बात कर रहे हैं। ठीक उसी समय, और ये स्पीचेज ऑन नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन स्पीचेज ऑन इंडियन एजुकेशन एंड नेशनल पॉलिटिक्स में है, गोखले ठीक उसी समय कह रहे हैं, लगभग जुलाई 1909 की बात है, कि पूर्ण आजादी की बात या तो कोई पागल कर सकता है या पागल खाने से छूटा हुआ कोई इंसान कर सकता है। और गोखले जी सपोज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो उदारवादियों में कितनी गहरी मतलब निराशा थी, कितनी संकीर्णता थी। यही वो भाव था जो कि हम सेल्फ रूल के लिए लायक नहीं, हम पूर्ण आजादी के लायक नहीं। और श्री अरविंद दहाड़ मार के, बल्कि उनकी जो मेरे ख्याल से 15 जनवरी 1908 की जो स्पीच है बम्बई की नेशनल एजुकेशन पे, वो पूरी की पूरी स्पीच गोखले की इसी बात का उत्तर है। इट्स अ रिबटल ऑफ दिस स्टेटमेंट बाय गोखले। तो एक चीज जो मैंने श्री अरविंद की पाठशाला का विद्यार्थी होने के नाते हासिल की पाई, 1910 तक वो सब पूरा का पूरा ही awakening, arousing the sleeping lions in Indians। और जब उनको लगता है कि शायद भारत के भाग्य में अभी वो घड़ी आंदोलन शुरू हो, पब्लिक सपोर्ट, और श्री अरविंद पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने आम की पावर्स को पहचाना कि बड़े मूवमेंट्स को चलाने के लिए मासेस कितना बड़ा जो है उनका रोल होता है। He was the first to identify it in India। आप उनके अगेन वंदे मातरम के आर्टिकल्स को देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, रूरल सेल्फ डेवलपमेंट में, रूरल स्वराज्य में, स्वदेशी में, स्वराज में, बॉयकॉट की नीति में, नेशनल एजुकेशन की नीति में, सेल्फ
डिपेंडेंस, जो आत्मनिर्भर भारत जो हम आज बात कर रहे हैं, श्री अरविंद 1906-7-8 में आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ये सब वो नीतियां जब दे रहे थे तो ही वॉज प्रिपेयरिंग द मानस ऑफ इंडिया फॉर ए लार्जर एंड ग्रेटर फ्रीडम, फॉर ए लार्जर एंड ग्रेटर लाइफ। तो ये सारा उनका भारत दृष्टि है, कैसे 1000 साल की गुलामी में सोए हुए लोगों को सबसे पहला काम उन्होंने जो करने की कोशिश की वो ये था कि जिन्होंने अपने आप को भेड़ समझ लिया था, उनको कहा श्री अरविंद ने कि आप शेर हो, गलती से आपने अपने आप को भेड़ समझ लिया है। इसीलिए जब वो बंगाल में एक स्पीच उनकी है, वी आर नो ऑर्डिनरी रेस, हम कोई साधारण जाति नहीं है, we are a people as old as these mountains and rivers, and behind us is a history of greatness not surpassed by any other race. We are the children of, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने तपस्या की है और अपनी मर्जी से उन सारे कष्टों को सहा है जितना मानव जाति सह सकती है। हम उन माताओं के बेटे हैं जिन्होंने खुशी खुशी चिता की अग्नि में अपने ऑनर के लिए, अपने सम्मान के लिए अपने आप को स्वाहा किया है। हम वो लोग हैं जिनके बीच भगवान ने आना स्वीकार किया। बाकी सब जगह अवतार पैगंबर एकाध कोई लाइट आ गई तो आ गई, भारत वो देश है जहां भगवान ने आकर के लीलाएं की, भगवान ने हमारे बीच उतरना स्वीकार किया है। ये श्री अरविंद के शब्द। So we are no ordinary race. What was he doing by saying all these things? He was arousing the sleeping lions in us, जो जरूरी है फ्रीडम के लिए, क्योंकि फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए भी, कोई भी फ्रीडम, एक श्री अरविंद का कोटेशन है बहुत प्यारा, फ्री विद इन इज फ्री विदाउट। वही स्वाधीन है जो भीतर स्वाधीन है, बाहर की स्वाधीनता उसी के लिए है जो वास्तव में भीतर स्वाधीन है। फ्री विद इन इज फ्री विदाउट। और हम सब जानते हैं उन्होंने नो कंट्रोल, नो कोऑपरेशन, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी नारे दिए। आईएएस के एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, नो कंट्रोल, नो कोऑपरेशन, अगर हमारी भागीदारी नहीं है तो हमारा सहयोग भी नहीं। ये जो नारा था किसने दिया? इस सब श्री अरविंद का चिंतन, क्योंकि श्री अरविंद जितना भारत को समझते थे उससे कई गुना ज्यादा ब्रिटेन के माइंड को समझते थे। He was as spoken by रोमरोला, the perfect synthesis of the East and the West. भाव में भी, विचार में भी, दृष्टि में भी, अध्ययन में भी, अनुभूति में भी, हर दृष्टि से श्री अरविंद परख सकते थे कि वेस्ट क्या सोचता है और इंग्लैंड क्या सोचता है, ब्रिटिश राज क्या सोचता है, उसका रिएक्शन क्या होगा इस बात पर, और ईस्ट क्या है। वो जैसे मैंने बार बार कहा है, he was the student of the logic of the west and the meditation of the east. श्री अरविंद को दो चीजों ने तरासा, पूरब से उनको ध्यान मिला, ऋषि प्रज्ञा मिली, भगवान कृष्ण का सानिध्य और भगवान कृष्ण की चेतना मिली, और पश्चिम से उनको जो है, जो लॉजिक है, जो ज्ञान दृष्टि है, विज्ञान दृष्टि है, वो सब श्री अरविंद को मिली। जब आप रिफ्लेक्ट होता है वो सब, जब आप उनकी लाइफ डिवाइन के पेजेस से गुजरते हैं तो द ब्यूटी ऑफ लॉजिक इज देयर। तो श्री अरविंद के भारत, श्री अरविंद का भारत जिसे हम कह रहे हैं, पहला चिंतन उनका, जैसे मैंने आपसे कहा, भारत गुलाम क्यों हुआ, इस पर है। दूसरा चिंतन उनका भारत क्या है, इस पर है। और हम सब जानते हैं कि श्री अरविंद कभी भी भारत को मिट्टी, पहाड़, मैदान नहीं समझा। उन्होंने राष्ट्र की जो सबसे सटल काया है, जो असली राष्ट्र है, उसमें उन्होंने भारत को शक्ति का शरीर कहा। जब उन्होंने 1905 में भवानी मंदिर लिखा तो श्री अरविंद ने साफ साफ कहा कि व्हाट इज ए नेशन, व्हाट इज ए मदर स्टेट, व्हाट इज ए मदरलैंड। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र कोई मुहावरा नहीं है, राष्ट्र कोई जो है मन की कल्पना नहीं है, राष्ट्र शक्ति का शरीर है। और जैसे हजारों शक्तियों ने मिलकर के महिषासुर को मारने के लिए भवानी महिषमर्दिनी का निर्माण किया, वैसे भारत के लोगों की कोट कोट शक्तियों से मिलकर के भारत शक्ति का निर्माण होगा।
हम सब जानते हैं श्री अरविंद ने द रेनेसांस इन इंडिया में पेज नंबर 57 पर श्री भारत के लिए एक और नाम दिया, वो नाम था इंडिया इज भारत शक्ति। और अपनी एक कविता के द्वारा उन्होंने जो भवानी भारती है, तो ये भी श्री अरविंद का भारत के लिए नाम है, भवानी भारती, इंडिया द मदर। और थॉट्स एंड अफोरिज्म्स में एक जगह वो कहते हैं, आज तो हम देश प्रेम हमारा कहाँ है। आई डोंट थिंक कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं आसपास जो देश को टूटते हुए देखना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहते हैं, जो हमारे देश में विद्रोह देखना चाहते हैं, सिविल वॉर देखना चाहते हैं, देश को धूल फांकते हुए देखना चाहते हैं। आज हजारों लाखों लोग भारत के भीतर ऐसे हैं। तो राष्ट्र के प्रति मां वाला रिश्ता तो बहुत ऊंची भावना है। There are thousands of Trojan horses in India today who want to see this nation biting the dust. तो ये तो बहुत हम आ गए हैं लोकतंत्र की आड़ में, फ्री स्पीच की आड़ में, फ्री थिंकिंग की आड़ में, ये सब बहुत कुछ हम आ गए हैं इधर भटक रास्ते से भटक कर। लेकिन अगर श्री अरविंद की दृष्टि से हम चलें तो उन्होंने राष्ट्र को जो है मां कहा, इंडिया द मदर, भवानी भारती, भारत शक्ति। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे एक जो उनका थॉट्स एंड अफोरिज्म्स है, जो 13वां वॉल्यूम है एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में, 12वां या 13वां वॉल्यूम, उसमें ये लाइन है, भारत हमारी माता है, उसके बारे में कुछ भी आलोचनात्मक मत कहो, कुछ भी कठोर मत कहो, उसकी निंदा मत करो, अगर ऐसा तुम प्यार से न कर सको। तो ये बताता है कि श्री अरविंद कितने नाजुकता से, कितनी डेलिकेसी से भारत को समझते थे, जानते थे। भारत हमारी माँ है, उसके बारे में कटु मत बनो, उसके बारे में बुरा मत बोलो, अगर तुम ऐसा प्यार से न कर सको तो। ठीक है, हमें आलोचना करनी है, हमें डिसेंट शो करनी है, बट दैट कैन बी डन विद लव एंड एम्पैथी, विद फेथ एंड डिवोशन टू द मदर, and not at its cost. दूसरा, उन्होंने अपने 3 पागलपनों की बात की। उन्होंने, हम सब जानते हैं माताजी मृणालिनी देवी के लिए उनके जो पत्र हैं, उसमें श्री अरविंद अगेन जो एक तीसरा पागलपन वो कहते हैं कि मेरे लिए तो भारत माँ है। दूसरे लोग हो सकते हैं भारत को मिट्टी, पहाड़, मैदान, खेत समझते हो, जंगल समझते हो, मैं भारत को ऐसे देखता हूं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है। मैं भारत को ऐसे देखता हूं जैसे एक बच्चा अपनी मां की ओर देखता है, निष्पाप दृष्टि, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि श्री अरविंद के लिए भारत क्या है। भारत शक्ति का शरीर है, इंडिया इज द कॉस्मिक बॉडी ऑफ द डिवाइन मदर। ये बहुत क्लियर था उनको। इसीलिए उन्होंने ऋषि बंकिम के महामंत्र को, वंदे मातरम को इतनी गुरुता, गंभीरता दी। उनका ट्रांसलेशन वंदे मातरम का प्रोज में भी और पोइट्री में भी भारत में सबसे बेस्ट माना जाता है आज। और वंदे मातरम पत्रिका के जरिए उन्होंने, वंदे मातरम जो मैगजीन थी उसका नीचे से एक तरह से ब्लर्ब था कि एन ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये उसका साइट में एक तरह से सब टाइटल था। वंदे मातरम का उद्देश्य ये था कि राष्ट्र के प्रति हमारे मन में प्रेम जागे, भक्ति जागे, मातृभाव जागे। तो ये श्री अरविंद का भारत है। अब भारत क्यों है, इस पर भी श्री अरविंद ने बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन किया। भारत क्यों है, हम में से उस समय भी नहीं सोचते थे, आज भी नहीं सोचते हैं कि भारत का एक वैश्विक दायित्व है। कुछ लोग सांस्कृतिक नारे के जोश में जरूर विश्वगुरु विश्वगुरु चिल्लाते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि वो विश्वगुरु किस सेंस में। क्या हमको बहुत सारे देशों की जमीनें हड़पनी है? क्या हम बहुत सारे देशों को आर्थिक रूप से एक जगरनट बन जाना है? क्या वो जैसे चीन है या जैसे अमेरिका है एक दौर में? उस विश्व गुरु का रोड मैप क्या होगा? मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में क्लैरिटी है। एक सड़क पर नारे के तौर पर लोग चिल्लाते हैं कि हम विश्व गुरु। श्री अरविंद की दृष्टि से अगर आप जाएं कि भारत क्यों है, तो बहुत सारे लोगों ने, हमने मां ने भी, श्री अरविंद ने भी बार बार कहा है। एक जगह उन्होंने भारत के लिए कहा, फिजिशियन टू द ह्यूमन सोल, मानव मनुष्य की
आत्मा का चिकित्सक, गुरु ऑफ द वर्ड्स। और जो भवानी मंदिर डॉक्यूमेंट श्री अरविंद ने लिखा, उसमें वो 1905 में भारत के बचे रहने की जो लॉजिक दे रहे हैं, ऐसे समय में जब बंगाल टूटा हुआ है, जब चारों तरफ आग लगी हुई, जब ये श्योरिटी नहीं है कि देश का स्वरूप क्या होगा, वो दहाड़ रहे हैं लगभग, इंडिया कैनॉट perish, our race cannot become extinct। भारत नष्ट नहीं हो सकता। और क्यों नष्ट नहीं हो सकता, इसका जवाब इसमें कि भारत क्यों है। भारत नष्ट नहीं हो सकता हमारी जाति का, आर्य जाति का, सनातन जाति का, सनातन धर्म का विलोपन नहीं हो सकता, क्योंकि श्री अरविंद एक्सप्लेन करते हैं फर्दर, मानव जाति के जितने भी विभाजन हैं, यानी उसको धार्मिक ले लो आप, जातीय ले लो, नस्लीय ले लो, पूरा पश्चिम का दक्षिण, भारत ही है जिसको भगवान ने सबसे स्प्लेंडिड डेस्टिनी सौंपी, सबसे उदात्त नियति सौंपी। भारत ही है जो अपने बीच से सनातन धर्म को आगे भेजेगा और सारे फिलोसॉफी में, दर्शन में, विज्ञानों में जो डिसहार्मनी है उसको हार्मनी क्रिएट करेगा और पूरी मनुष्य जाति को एक आत्मा बनाएगा, वन सोल, वन स्पिरिट। और फिर श्री अरविंद ने कहा, इन द realm ऑफ मोरालिटी, द ड्यूटी ऑफ इंडिया, द मोरल ड्यूटी ऑफ इंडिया इज टू पर्ज बार्बरिज्म आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव जाति से दुनिया में जो भी मल्लेच्छवाद है, और मल्लेच्छवाद में इसलिए कह रहा हूं कि श्री अरविंद ने ब्रैकेट में मल्लेच्छवाद खुद लिखा है, बर्बरता का या बार्बरिज्म का अंग्रेजी हिंदी अनुवाद उन्होंने लिखा है मल्लेच्छवाद। जिस कम्युनिटी में, जिस धर्म में स्त्री का कोई आदर नहीं है, जहां लूट खसोट करना ही संस्कृति है, जिसका कोई कल्चर नहीं है, जिसकी कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं है, जिसके कोई नैतिक मूल्य नहीं है, उस जाति को आप कह सकते हैं मल्लेच्छ, जो हम लोग यूज करते थे वहां से आने वाले आक्रांताओं के लिए, जिनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई आदर की, परोपकार की भावना की, मनुष्यता की कोई विरासत नहीं है, जहां बच्चों और स्त्रियों का कोई आदर नहीं। आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी कलकत्ता की घटना पर भी कह सकते हैं कि हम एक मल्लेच्छ समाज का हिस्सा है। जब तक स्त्री के प्रति इस तरह की दृष्टि बाकी है, जब तक स्त्री के प्रति इस तरह का घोर पाप पूर्ण दृष्टि बाकी है, न्यायपूर्ण दृष्टि बाकी है, हम मानसिक रूप से मल्लेच्छ युग में ही जी रहे हैं एक तरह से। तो भारत के लिए तो ये जरूरी है कि वो, इसीलिए उस कोटेशन में श्री अरविंद कहते हैं कि दुनिया को आर्यमान बनाने से पहले भारत को पहले आर्यत्व फिर हासिल करना होगा। इन ऑर्डर टू आर्यनाइज द वर्ल्ड, इंडिया नीड्स टू आर्यनाइज हरसेल्फ। और ये देखिए, ये जवाब है उस बात का कि भारत क्यों है। हम सबको श्री अरविंद का एक और ऐसे पढ़ना चाहिए जो एसेज इन फिलोसॉफी एंड योग में है, योग एंड इट्स ऑब्जर्व, ये उसका टाइटल है, 32-30 पेज का करीबन वो बड़ा सा ऐसे है, 1912-13 में श्री अरविंद ने लिखा। उसमें भी श्री अरविंद भारत क्यों है इसकी चर्चा कर, शुरुआती पृष्ठ में ही वो कहते हैं, भगवान अपनी लीला के लिए एक देश को सुरक्षित रखते हैं और कम से कम इस चतुर्युग में वो देश भारत है। वी आर गॉड्स चूजन कंट्री। और क्या करता है उस देश में भगवान, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, अमरत्व की विरासत को, दिव्य देशना को, दिव्य ज्ञान को, तमाम प्रहारों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद, थोड़े या बहुत सारे लोगों के बीच उस ज्ञान को सुरक्षित रखता है। ये बात कब समझ आती है बेटर, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ईरान एग्जाम्पल है, जो 10-15 साल में पूरे देश कन्वर्ट हो गया, 10-15 साल में। भारत 1000 साल के बाद भी भारत बना रहा। भारत को मिटाने की, भारत की संस्कृति को मिटाने की, सनातन धर्म को मिटाने की दुनिया में जितनी चेष्टाएं हुई हैं, शायद ही किसी देश और धर्म को मिटाने की उतनी चेष्टाएं हुई, उतने इंटेंस प्रयास हुए, और उसके बाद भी भारत बना रहा। तो ये एग्जाम्पल है, ये इंडिकेशन है इस बात का
कि सत्ता पर भले ही आपको एक राजनीतिक सत्ता दिखती है, संघर्षरत लोग दिखते हैं, फाइटर्स दिखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भारत की जो डेस्टिनी है उसका संचालन, उसकी लगाम जो है भगवान के हाथों में है। इंडिया इज बीइंग नरिश्ड बाय द डिवाइन इटसेल्फ। और सिवाय इसके और कोई लॉजिक नहीं है कि हम क्यों खत्म नहीं हुए, क्योंकि भगवान के हाथों में हमारी डोर, भगवान ने हमको टूटने नहीं दिया है, मिटने नहीं दिया है। आप अब यहाँ पर बहुत अच्छी नजीर वो नहीं है, क्योंकि बाद में वो पाकिस्तान चले गए और मतलब उसके समर्थक बन गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती में जब इकबाल कहते हैं कुछ बात है, तो हम इस कुछ बात को यही बात समझ सकते हैं कि अगर हमारी हस्ती मिटती नहीं है तो वो कुछ बात यही बात कि गॉड इज होल्डिंग द हॉल्टर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी। और इसीलिए दुनिया में किसी मल्लेच्छ जाति की, धर्म की, कबीलों की ये हैसियत नहीं है कि वो भारत को मिटा सके। कम से कम 1000 साल का, पिछले 1000 साल का भारत की आत्मा का जो अनुभव है वो ये बताता है। तो श्री अरविंद अगेन, जैसे मैंने कहा, योग एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में कहते हैं कि भारत नियति का चुना हुआ देश है। अपनी लीला के लिए भगवान एक देश को चुनते हैं हर युग में, हर चतुर्युग में, और इस चतुर्युग में कम से कम वो देश भारत है। अब मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूं। भारत कैसे भारत बनेगा, मतलब कैसे वो बनेगा जो भारत को बनना है, जो उसकी डेस्टिनी है। आप देख रहे हैं आज भी हम लोग 75 साल 76 साल पहले आजाद हो चुके हैं, बल्कि 77 साल पहले हो चुके हैं, लेकिन भारत के भीतर हजारों लाखों 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों के भीतर कितना भारत है, इस पे बहस की गुंजाइश। हम और आप जो अपने आसपास देखते हैं, भारत ने अपने आप को जिस लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है, संस्कृत, उसको उसकी दशा देश में आप देख लीजिए। हमारे यूथ की, हमारे विमेन पावर की, हमारे टीचर्स की, प्रोफेशनल की, हमारे सारे भारतीयों की संस्कृत से कितना जुड़ाव है, कितना वो प्रिमिटिव सोच से कटे हुए हैं, ये सब हम जानते हैं। यूथ का जो परवर्जन दिखता है, जो विपथगमन दिखता है, जो एवरेशन दिखता है यूथ में, उसके 90% से ज्यादा कारण ये है कि वो जो संस्कृति की अपनी खिलावट है उनकी, उससे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और वो इसलिए नहीं कि एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत और संस्कृत के लिए कोई जगह नहीं। आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर हम केवल श्री अरविंद का द आइडियल ऑफ कर्मयोगिन ऐसे भी अगर एजुकेशन सिस्टम में रखें, जो उन्होंने कर्मयोगी में एक लंबा ऐसे लिखा है जुलाई 99 में, द आइडियल ऑफ कर्मयोगिन, केवल इस एक 4-6 पेज के ऐसे को भी हम अगर हमारा यूथ पढ़े तो वो समझ जाएगा कि भारत क्या है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पक्ष इस टॉक का यही है कि भारत कैसे भारत बनेगा, भारत कैसे भारत बनेगा। सबसे पहली बात श्री अरविंद ने कहा, जो उन्होंने हिंट दी उसी ऐसे में, आंतरिक स्वराज्य को पाकर उनका साफ दृष्टि थी कि भारत ने आंतरिक स्वराज खोया, इसलिए बाहरी स्वराज खोया। क्लियर कट श्री अरविंद का वो था, चिंतन था। और वो आंतरिक स्वराज क्या था? अपने आर्यत्व से खो जाना, चित्त हो जाना। गीता, योग, वेदांत, उपनिषद, इस सब से अलग हो जाना, संस्कृत से अलग हो जाना, और बहुत ज्यादा जोर केवल भक्ति पर देना, बहुत कम जोर शक्ति पर देना। जो भवानी भारती है उसमें चारों बहन को पता होगा कि श्री अरविंद कहते हैं कि वी हैव abandoned शक्ति and are therefore abandoned by शक्ति। हमने शक्ति को छोड़ दिया, इसलिए शक्ति ने भी हमको छोड़ दिया। जबकि श्री अरविंद ने कहा भक्ति तो लपलपाती लौ है, भक्ति इज द लीपिंग फ्लेम, शक्ति इज द फ्यूअल। ताकत तो शक्ति है। अब आप शक्ति जो फ्यूअल है उसकी उपेक्षा करके कितने दिनों तक उस लौ को जला सकते हैं। इसीलिए श्री अरविंद अगर भारत को फिर भारत बनना है, वो कहते हैं इफ इंडिया इज टू सर्वाइव। देखिए इंडिया को सर्वाइवल से जोड़ रहे हैं इस चीज को
शी मस्ट बी मेड यंग अगेन, उसी ऐसे में, उसी टॉक, उस टेम्पलेट में है, इफ इंडिया इज टू सर्वाइव शी मस्ट बी मेड यंग अगेन। अगर भारत को फिर से भारत बनना है, जीवित रहना है, तो उसे फिर से युवा बनना पड़ेगा। उसे भौतिक शक्ति, नैतिक शक्ति, मेंटल ताकत, वो सब चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरत भारत को है आध्यात्मिक ताकत की, स्पिरिचुअल फोर्स की, जो सभी ताकतों का स्रोत है। उसी ऐसे में, उसी टेम्पलेट में श्री अरविंद कहते हैं। तो अगर हम आज के यूथ से बात करें, अगर हम आज के पॉलिसी मेकर से बात करें कि जब हम विश्व गुरु का नारा चिल्लाते हैं सड़क में, जब हम अपने ऑफिस में चिल्लाते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, ये है वो है, हाउ विल दैट बी मेड पॉसिबल? पहली चीज वही है जो श्री अरविंद ने 100 साल पहले, 125 साल पहले कही, आज भी उतनी रेलिवेंट। हमने हो सकता है पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली है, लेकिन वो आंतरिक स्वराज हासिल करना अभी बाकी है, जिसकी पुरजोर वकालत श्री अरविंद ने 1909 में की थी। और क्या कहा था उन्होंने? मेटीरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। Become Indian first. Recover the patrimony of your forefathers. Recover the Aryan thought, the Aryan character, Aryan discipline, Aryan life. Recover the Vedanta, the Yoga, the Gita. Live them and you will be great and strong and mighty and invincible. Neither life nor death shall have any terrors for you. Difficulty and impossibility shall vanish from your vocabularies. पूरा का पूरा रोड मैप है। उसमें वो एंड करते हैं उसमें कि पॉलिटिकल फ्रीडम, थॉट, साउंडनेस ऑफ द थॉट, वर्ड हेगेमोनी, एवरीथिंग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग इज जस्ट वेटिंग फॉर यू। जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन पहले ये सब तो हासिल कर लो। जो खो दिया है, जो लूज कर चुके हो, पूरा का पूरा वो रोड मैप है जो देश को वो बनाएगा जो इसकी डेस्टिनी बनना है। तब हमें राष्ट्रीय शर्म के ऐसे एपिसोड से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे आजकल कलकत्ता और हमारा देश गुजर रहा है। आर्य बोध हमारा होगा कि हम आर्य हैं, हम आर्य अनुशासन, आर्य चरित्र, आर्य विचार, आर्य जीवन उसको जिएंगे। फिर तो एक रोड मैप ये है। दूसरा, द रेनेसांस ऑफ इंडिया के पेज नंबर 38 पे श्री अरविंद कहते हैं भारत को कैसे विकास करना चाहिए, और उसमें वो कहते हैं इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हरसेल्फ एंड सर्व ह्यूमैनिटी बाय बीइंग हरसेल्फ। भारत को न चीन बनना है, भारत को न अमेरिका बनना है, भारत को न ब्रिटेन बनना है, भारत को न जापानीज बनना है, भारत को भारत ही बनना है। और भारत ही बनकर के भारत को अपना विकास करना है। दो शब्द आपको और याद रखने, स्वभाव और स्वधर्म। भारत का एक निश्चित आध्यात्मिक चरित्र है, उसका एक स्वभाव है। हमने कभी किसी पर भौतिक रूप से अटैक नहीं किया। ये नेशनल कैरेक्टर है, ये जाति का गुण है। हम लोग इमोशनल बहुत ज्यादा है। आप आज भी देखते हो, चाहे आप महानगर में रह रहे हैं, चाहे मैं हिमालय में रह रहा हूं, पूरे देश के कोने में जाइए, सबसे ज्यादा भावुक लोग, भाव प्रणाम लोग, सबसे ज्यादा इमोशनल लोग आपको भारत में मिलेंगे। ये राष्ट्रीय कैरेक्टर है, नेचुरली हेल्पफुल है, नेचुरली चैरिटेबल है। थोड़ा अनुकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने कल देखा होगा कि पूरे देश में घर घर में केवल कृष्ण ही कृष्ण थे, और थोड़ा सा उन सारी माओं को ये भी कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत गीता की टीचिंग, थोड़ा बहुत कृष्णत्व भी बच्चों के भीतर आए। केवल कपड़े न पहनाए जाए। कपड़े पहनाना बहुत अच्छा है, बंसुरी बजवाना बहुत अच्छा है, इमिटेशन भी अच्छा है, लेकिन कृष्णत्व, द कृष्ण कॉन्शियसनेस भी थोड़ा बहुत अगर भारत के बच्चों में आएगी, बेटे बेटियों में आएगी, तो अगेन फिर उस राष्ट्रीय शर्म से नहीं गुजरना पड़ेगा जो हमको गुजरना पड़ता है कई बार। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा राष्ट्रीय वो श्री अरविंद कहते हैं उसमें, इंडिया कैन बेस्ट सर्व ह्यूमैनिटी एंड बेस्ट डेवलप हरसेल्फ बाय बिकमिंग हरसेल्फ, बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ हर ओन धर्मा, हर ओन innate character,
और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वालों से कुछ नहीं सीखना है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स नो न्यू लाइट। सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी नए प्रकाश को अस्वीकार नहीं करती। हमने जो स्वस्ति वाचन वेदों में पढ़ा है, समझा है, आनो भद्रः कृतवो, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। हर एक चीज का प्रकाश, हर एक विचार का, चाहे कहीं से भी आ रहा है, किसी भी दिशा से आ रहा है, भारत के मनुष्यों ने उसका स्वागत किया। तो श्री अरविंद भी उसमें कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो पश्चिम में पहले हुआ है, जो अनुसंधान कहीं हुआ है, आपको उसको कबूल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो देश आध्यात्मिकता की बुनियाद पे बना होगा, जिसका बेडस्टोन स्पिरिचुअलिटी होगा, योग होगा, वो रिजेक्ट कुछ नहीं करेगा, केवल वो एसिमिलेट करेगा उस बाहरी प्रभाव को अपनी आत्मा के साथ। और जिस तरह से उस आत्मा को विकास होना है, यानी हम अपनी भारतीयता बनाए हुए, बचाए हुए रख करके पश्चिम को स्वीकार करें। हम वहां से ज्ञान की, विज्ञान की, इनोवेशन की, रिसर्च की सारी चीजें लें, लेकिन उसी प्रवाह में न बह जाएं, बल्कि भारतीयकरण करके उस प्रभाव का अपनी आत्मा को बचाते हुए उस नवीनता को स्वीकार करें। ये श्री अरविंद कहना चाहते हैं। तो क्लियर है कि कैसे भारत बनेगा, बाय फॉलोइंग हर स्वभाव एंड स्वधर्म। कैसे भारत बनेगा, बाय गेटिंग बैक द इनर स्वराज, द आंतरिक स्वराज। और इसी बात को श्री अरविंद, जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है मेरे ख्याल से 35वां वॉल्यूम या 36वां वॉल्यूम, उसमें पृष्ठ 504-5 पर भी कहते हैं कि लंबा लेटर है आंध्रा यूनिवर्सिटी के नाम, मैसेज है, मैसेज टू आंध्रा यूनिवर्सिटी। और उसमें भी श्री अरविंद जो है इस बात को कहते हैं कि भारत को, अब वो 1948 में इस बात को लिख रहे हैं, जो दिसंबर 1948 में, कि भारत को बहुत सजग और सावधान होना है। भारत के लिए डीपर इश्यूज हैं, भारत के लिए ग्रेटर इश्यूज हैं। भारत को बहुत ज्यादा केवल मिलिट्री, मैं उनको एग्जैक्ट लाइंस में आपके लिए पढ़ता हूं, उसको पेज नंबर है 503, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। There are deeper issues for India herself, since by following certain tempting directions, she may conceivably become a nation like many others, evolving an opulent industry and commerce, a powerful organization of social and political life, an immense military strength, practicing power politics with high degree of success, guarding and extending jealously her gains and her interests, dominating even a large part of the world, but in this apparently magnificent Swadharma losing its soul. नया भारत, आजाद, अभी आजाद हुआ भारत हो सकता है बड़ी मिलिट्री ताकत बन जाए, पावर पॉलिटिक्स का गेम खेलने वाला देश बन जाए, बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन जाए, कई देशों पर कब्जा कर ले, लेकिन ये सब भारत का काम नहीं है। इस प्रक्रिया में भारत एक ताकत तो बनेगा, लेकिन स्वधर्म खो देगा, जो उसका बुनियादी कैरेक्टर है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने दुनिया को राह दिखानी है, लाइट दिखाना है। वो ड्यूटी जिसके लिए श्री अरविंद ने 23 अगस्त 1907 को बंगाल नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने कहा था कि तुम में से कुछ को मैं ग्रेट बनते हुए देखना चाहता हूं, तुम में से कुछ को मैं अमीर बनते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन इसलिए अमीर नहीं कि तुम मां भारती को कंगाल करके अमीर बनो। मैं इसलिए महान और अमीर बनते हुए देखना चाहता हूं कि भारत महान बने तुम्हारी वजह से, भारत तुम्हारी अमीरी की वजह से मां भारतीय अमीर बन सके। क्या दृष्टि है, देखिए। और इसी में वो मंत्र देते हैं कि वर्क दैट शी में प्रॉस्पर, काम करना है मां भारती, सफर दैट शी में रिजॉइस, और पीड़ा झेलनी है, कष्ट झेलनी है उसके लिए, ताकि मां भारती आनंद के 2 क्षण मना सके। वो कहते हैं सब कुछ इस एक ही राय में समाया हुआ है, ऑल इज कंटेंट इन दैट वन सिंगल एडवाइस। ये सारी वो बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमको आज के भारत तक पहुंचानी है। श्री अरविंदो न केवल बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं, बल्कि अभी जो फ्यूचर में उनको जो दृष्टि देशना, जो फ्यूचर में लाइट भारत को देने वाले हैं,
वो सब हमने युवाओं तक, छात्रों तक, घरेलू गृहिणियों तक, अपने दोस्तों तक, सब तक ये बात पहुंचानी कि अभी भारत में ये पात्रता नहीं है कि वो श्री अरविंद को समझ सके। अभी उनका मूल्यांकन करना तो बहुत दूर की बात है। जो उन्होंने कहा है, जिस समाज की, जिस फिलोसॉफी की, जिस राष्ट्र शक्ति की, जिस भारत शक्ति की वो बात कर रहे हैं, अभी हम उनके किनारे पर भी नहीं पहुंच पाए। जिस आंतरिक स्वराज की वो बात कर रहे हैं, तो वो तो आगामी वाला, कल वाला भविष्य है। That is why Sri Aurobindo belongs to the future. That is why there is much in Savitri that does not come into mind, because much belongs to the future, to the coming days. इतना एडवांस, इतना रेलिवेंट, इतना लविंग एंड कंपैशनेट आध्यात्मिक अवतार हमारे बीच आए। CR दास ने बिल्कुल सही कहा उनको, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, पोइट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो साफ साफ श्री अरविंद कह रहे हैं इस बुक में भी, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में भी, कि कोई भटकाने वाली दिशाएं नहीं फॉलो करनी। आर्थिक शक्ति भटकाने वाली दिशा है, बहुत बड़ी पावर बनना है। आज जो है चीन ऐसे ही बना हुआ है, लगभग दुनिया में कई देशों को डेट ट्रैप में फंसा करके उसने अपनी क्या हालत कर ली। अमेरिका की क्या हालत है आप सब जानते हैं। विश्व शक्ति के बावजूद एक बारूद का गोला है अमेरिका, कोई ग्लोबल रिस्पेक्ट नहीं है। सब ये मानते एक एग्रेसिव फोर्स है। भारत के लिए कम से कम ये सारी दिशाएं सही नहीं है। श्री अरविंद का भारत को जो डेवलपमेंट करना है वो अपने स्वभाव और स्वधर्म के हिसाब से करना है। और उसी मैसेज में कंक्लूजन में श्री अरविंद लिखते हैं कि ये एक बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर ऐसे समय में भारत अपनी योग और स्पिरिचुअलिटी को छोड़े, जब सारी दुनिया उसकी तरफ बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी असहायता के साथ नजर से देख रही है उसको। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आपने मेरी बातें सुनी बड़े धैर्य के साथ और बहुत प्रेम के साथ। आप लोगों का कोई विमर्श हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई आपत्ति हो, कुछ मेरी बात में जोड़ना छूट गया हो, अपना कोई दृष्टि हो, तो आपका स्वागत है। मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ।